फिर से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल 11.7 किसी को पूछना है एक बार देख लो। 152 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, बताया तो था बेटा। मास दे रखा है, मास दे रखा है कितना, जल्दी बोलो। m, तो चलो मास को m kg लिख दिया। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 25। फॉर्मूला क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे अपन को क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, m नहीं पता ना। क्या हमको काइनेटिक एनर्जी पता है, क्या हमको v की वैल्यू पता है, तो पुट करके क्या निकाल लेंगे m। तो 25 बराबर हाफ इंटू m इंटू वी, यानी कि 5 का स्क्वायर, जो कितना होता है 25 से फिर ये 25 कट जाएगा, तो हाफ m किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, ये आ गया। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो कोई दिक्कत है। फिर इसके बाद आगे वाला पार्ट बताना है। अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दो, नया केस बन जाएगा। वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो इस बार वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। मास हमको पता लग चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mv², यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू वी, यानी कि 10 का स्क्वायर। ये 2 से 2 गया, ये कितना आ गया 100 जूल। अब वो बोल रहा है अगली बार में कितने टाइम हो जाएगी, 3 टाइम्स, तो मास तो अभी भी 2 किलो ही रहेगा, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, यानी कि पहले वाले का 3 टाइम्स, यानी कि 5 तिया 15 मीटर पर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी कि 15 का, ये इससे गया 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 जूल। ये आंसर आ गया। अब मैंने पिछले बार जब पढ़ाया था तो तुमको बताया था कि ऐसे तो तुम कर ही सकते हो जो मैंने किया है, बट तुमको मैंने पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये तरीका लगाओगे तो तुम पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल में बताया। तो तुम देख लो कि वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम्स होनी चाहिए, 4 टाइम्स। तो 25 का 4 टाइम्स कितना होता है 100। वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम होनी चाहिए, 9 टाइम्स। तो तुम देख लो 25 का 9 गुना 225 होता है क्या। अब इसी सवाल में मैं वेलोसिटी बोल दूं कि स्टार्टिंग में 5 थी, अब वेलोसिटी 50 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 25 इंटू 100, यानी कि 2500। समझ में आया, किस किस को समझ में आया, नहीं आया। मैं बोलता हूँ इसी सवाल में वेलोसिटी मैंने 5 की जगह, इसी सवाल में वेलोसिटी 5 की जगह 50 की दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी कितने की होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 10 गुना बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 टाइम्स बढ़ेगी, तो 25 का 100 गुना 2500 हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं तो उसमें कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, मेंटली हो जाएंगे। समझ में आ रहा है तुमको। और कोई सा सवाल, एक बार अगर नहीं आया तो फिर पुराने वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, वैसे तो कंप्लीट बता दिया। ठीक है, चलो 11.7 ये तो हो गया, वैसे फिर भी पूछना हो तो बता देना। 11.8 चलो, व्हाट इज पावर, तो ये हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर क्या है, कितनी एनर्जी या फिर कितना वर्क हो रहा है कितने समय में, उसको क्या बोलते हैं पावर। 1 वॉट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, तो जब 1 जूल का काम हो या फिर 1 जूल की एनर्जी खर्च हो 1 सेकंड में, तो जो पावर बनेगी उसको क्या बोलेंगे 1 वॉट। समझ में आता सबको। आगे बोल रहा है तीसरे वाले में, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड्स, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिकल पावर। तो 1000/10 यानी कितना आ गया 100 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं वॉट, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 वॉट। सिंपल है। अब बात आ गई एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर क्या होगा, तो तुमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो एवरेज पावर क्या होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल। अब एवरेज पावर का मतलब क्या है, तो तुम समझो कि जैसे मान लो मैं इस कुर्सी को इधर से खिसका के आगे की तरफ ले जा रहा हूँ,
तो क्या मेरी जो एनर्जी प्रति सेकंड खर्च हो रही होगी क्या वो हमेशा कांस्टेंट होगी या समय के साथ कम ज़्यादा हो सकती है? कम ज़्यादा हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट मैं यहाँ से मान लो इसको यहाँ तक ले गया, तो मैं जब वो पावर निकालूंगा वो प्रति सेकंड के हिसाब से निकलेगी या एवरेज निकलेगी? एवरेज निकलेगी। समझ में आ रहा है? तो एवरेज पावर क्या है? टोटल एनर्जी या फिर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? और एवरेज का कॉन्सेप्ट तो तुमको मैं बता ही चुका हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देता है एवरेज? यूनिफॉर्म में। तो इस चारों में कोई दिक्कत हो तो बोल दो फटाफट से। नहीं नहीं, जिसको जो करना है वो करे। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. तो ये अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या बोल रहा है वो कि एक लड़का है जो कि कितने स्टेप चढ़ रहा है? 45 स्टेप चढ़ा है। कितने सेकंड में? अब ये सवाल जरा समझो। अगर तुम वर्क पावर का कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुमको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मान लो क्या होंगी? सीढ़ियाँ होंगी। तो हम मान लेते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और जो लड़का है वो 9 सेकंड में मान लो यहाँ से बेटा यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब तुम बताओ कि अगर यहाँ से वो यहाँ तक 9 सेकंड में आ गया है और यहाँ से यहाँ तक की कुछ क्या होगी? हाइट भी होगी। अब हमको पता है कि वर्क डन इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाद हमको पता है कि पावर इक्वल टू कितना होता है? वर्क अपॉन। अब तुम बताओ कि हमको सवाल में क्या निकालना है? पावर। पावर निकालना है तो क्या हमारे पास टाइम गिवन है? गिवन है। वर्क गिवन है? नहीं है। वर्क गिवन नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ फाइंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो बोल रहा है कि एक जो सीढ़ी है उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। बोलो आया ना? और ऐसी कितनी सीढ़ियां हैं हमारे पास? 45। तो टोटल हाइट कितनी होगी? तो h की वैल्यू आने वाली है बेटा 15 इंटू 45 सेंटीमीटर। ये किस किस को समझ में आया? अगर एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है और हमने ऐसी 45 चढ़ ली है तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 15 इंटू 40। इस वाली बात में कोई दिक्कत है? और यही हमारी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब तुमको पता है कि सेंटीमीटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको किस में चाहिए? तो इसका डिवाइड किस में कर देंगे? इसका डिवाइड किस में कर देंगे? तो ये किस में आ गया? ये किस किस को समझ में आया? 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। बोलो आया ना? 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 9 बार। बोलो आया ना? 9 3 27 बटे 4 क्या आ गया हमारे पास? कोई दिक्कत है किसी को? लड़के का मास दे रखा है, कितना दे रखा है मास लड़के का? 50 किलोग्राम। और लड़के पे फोर्स कितना लगेगा? तो लड़के का फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा? वेट। लड़का अगर सीढ़ी चढ़ रहा है तो वो अपने वेट के अगेंस्ट ही तो चढ़ेगा। तो लड़का जो फोर्स लगाएगा वो किसके बराबर लगाएगा? अपने वेट के बराबर। ये किस किस को समझ में आया? आया ना समझ में? तो m कितना है? 50। g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, कितनी लेनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो f की वैल्यू कितनी? अच्छा ये हमारे पास क्या आ चुका है? h। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? f वो कितना आ जाएगा? 50 इंटू 10 जो कि कितना हो गया बेटा? 500 न्यूटन। अब बताओ जो जो हमको चाहिए वो हम डाल सकते हैं क्या क्वेश्चन में? और जो जो हमको चाहिए उससे हमारा आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। पावर निकालनी है, पावर बराबर कितना आना चाहिए? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है? F इंटू एस, यानी कि 500 हो गया F। एस हमने निकाल रखा है 27 बटे 4 और टाइम कितना है बेटा? 9 सेकंड। अब ये इससे कट जाएगा। देखो 9 से ये कितना कटेगा? 3 बार। बोलो आया ना? ये इससे कितना कटेगा? 4 से ये 1 और 2 और 5, तो ये कितना आ गया? 125 इंटू 3 यानी कि 375। और पावर है तो किस में आएगी? किस किस को आया समझ में? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और तुम देखो कि इसमें तुमको क्या क्या सीखने मिला है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी दिख रहा होगा तुमको, बट अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है तो इजीली कर सकते हैं। एक बार और पूछना हो तो पूछ लो, वरना ये तुमको खुद से करना आना चाहिए। यही आंसर है? ठीक है। वही है कि फिजिक्स में जितने भी सवाल आते हैं ना, उसमें अगर तुम फिगर ड्रॉ कर सकते हो
तो वो जो सवाल है वो आधे से ज़्यादा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इस बात को याद रखना। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर और भी जितने भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें हम रफ डायग्राम बना सकते हैं, ये रफ डायग्राम है। अब तुम देखो कि इसमें नहीं बनाया हुआ, उसमें सिर्फ आंसर दिया है, तो उसको समझना आसान है कि इसको समझना आसान है? क्योंकि जो हो रहा है वो अगर होते हुए दिख रहा है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री में भी कभी कभी हो सकता है, तो अगर रफ डायग्राम तुम बना सकते हो तो उसको फटाफट से बना लो। समझ में आ रहा है? चलो 11.8 कंप्लीट है। 11.9 किसको पूछना है? इसमें कुछ नहीं है, बस वॉट आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोवाट आवर में, क्योंकि कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है? किलोवाट आवर। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज पेज नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि ये जो कंडीशन है दी हुई है, इन कंडीशन के अंदर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन में सुमा इज स्विमिंग इन अ पुंड, पुंड सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, पुंड। चलो चलो चलो, हाँ, तो सुमा मैडम जो है वो स्विमिंग कर रही है किसी पॉन्ड में। पॉन्ड माने क्या होता है? तो तालाब में वो तैर रही हैं। अब तुमको बताना है कि उन्होंने कोई वर्क किया या नहीं किया है। किया है? कैसे किया है? अगर वो स्विमिंग कर रही हैं तो स्विमिंग करते करते अपने आप को आगे या पीछे तो ले ही जा रही होंगी हैं। अब कोई इंसान है, सुमा की जगह कोई भी हो सकता है, कोई इंसान अगर स्विमिंग कर रहा है तो क्या वो फोर्स लगा रहा है कि वो पानी को ऐसे पीछे करता है? तो फोर्स लगा रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और वर्क और डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए? वर्क कह रहा हूँ, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आ रहा है तो वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है। हाँ, पर सुमा जो फोर्स है उसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, तो वेट जो है वो किससे बैलेंस हो रहा होगा? बायोएंसी से। अब वो ये जो ऐसे ऐसे चला रही है अपने हाथों को, तो वो पानी को पीछे धकेल रही है, तो पानी उसको रिटर्न एक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से आगे धकेल रहा। तो इस वजह से अपन देखो, कोई भी जब अपन कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं वर्क का, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी चीज़ का वर्क निकालना चाह रहे हो तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कौन से फोर्स का वर्क निकालना चाह रहे हो। इसी सवाल में अगर इसने पूछा होता कि ग्रेविटी का वर्क क्या हुआ अगर स्विमिंग कर रही है सुमा, सवाल समझ में आ रहा है? तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और सुमा जो है वो स्विमिंग कर रही है, इसका मतलब वो डूब तो नहीं रही है। अगर वो डूब नहीं रही है तो ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और वो आगे जा रही है। तो फोर्स कौन से वाले का तुम वर्क निकालना चाहते हो, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से सुमा ने काम किया है, बिल्कुल किया है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बात करो। डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब कोई टंकी है, अरे बेटा क्या हो गया? टंकी नहीं, अरे यार नहीं, अब कोई अगर डंकी है और वो किसी लोड को कैरी कर रहा है, तो जो लोड कैरी किया है डंकी ने उसका फोर्स किधर लगेगा? अच्छा, वो खुद अपने आप को डंकी मान के और ऊपर देख रहा है ऐसे नहीं, डंकी पे अगर लोड रखा हुआ है तो उस लोड का फोर्स किधर लगेगा? और डंकी जो है उस लोड को लेके या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर। एंगल कितने का आ गया? और जब भी 90 का एंगल आएगा तो वर्क कितना होगा? 0। तो इस केस में डंकी ने मेहनत तो खूब करी पर उसका वर्क डन कितना हो गया? तो कृपया गधा बनने से बचें समझ में आ रहा है? आगे बात करूं। विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अब विंडमिल लिफ्ट करे या फिर तुम करो, हम करें, बात एक ही है। क्योंकि अगर अपन कुएं में से पानी खींच रहे हैं तो तुम देखो कि हमने किसके अगेंस्ट वर्क किया है? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क। अगर मैं कुएं में से पानी खींच रहा हूं तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई समस्या है किसी को? ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस।
अब इसमें बताओ क्या होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होना चाहिए आंसर, नो वर्क इज डन। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, वर्क डन होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन चलेगी किसकी वजह से चलेगी, इंजन की वजह से चलेगी, तो बिल्कुल होना चाहिए। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, तो होना चाहिए। फूड ग्रेन सर, हाँ, तो इसमें क्या होगा, अगर वो सूख रहे हैं तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, तो अगर वो मूव कर रही है किसकी वजह से, विंड एनर्जी की वजह से, तो उसमें वर्क होना चाहिए। एक बार देख लो कोई से पार्ट में दिक्कत हो तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। अब देखो इसको कैच करियो हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे फेंकूंगा एंगल पे, तो तुम देखना इसका पाथ कैसे आएगा, देखो इसका पाथ कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे कर्व आया है। इस वाले कर्व को याद रखना, इस वाले कर्व को बोलते हैं क्या, पैराबोला। क्या बोलते हैं, प्याराबोला नहीं, प्याराबोला नहीं, पैराबोला। तो इसको याद रखना, ये फिगर सुन लो जरा, ये फिगर ना जब तुम क्लास 11th में जाके क्या पढ़ोगे, 2D मोशन, अपन ने 9th में कौन सा पढ़ा है, 1D मोशन, 11th में कौन सा आएगा, 2D। तो उसमें 2D मोशन में क्या होगा बेटा, बात नहीं, 2D मोशन में क्या होगा कि ये पैराबोला ही तुमको दिखेगा हर जगह। तो अगर अपन ने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, अपन ने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है ऊपर की तरफ कुछ एंगल से, तो तुम बताओ कि क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा। अगर तुम देख लो ना, तुम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो क्या वो सीधे जाके नीचे गिरता है या कर्व जाता है, कर्व जाता है ना, तो वो कर्व है, इस वाले कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला। और ये तुम 10th क्लास में भी पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, ax + by + c = 0, उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में। तो कर्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं, देख लो ax² + bx + c, ये कभी देखा है। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनका जो ग्राफ होता है, बेटा अब बात मत करियो है, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला। ये सब क्या है वो तुमको आगे समझ में आ जाएगा, मैं तो बस ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव किया है, तो हमको क्या बताना है कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा। सवाल समझ में आ रहा है, एक बार और पढ़ लो चाहो तो, और आंसर बताओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग यहाँ से किया है, एंडिंग यहाँ पे हुआ है। ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ, तुम बोलो तो, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे आ गया। बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होना चाहिए। चलो तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, 0। किस किस का आ गया 0, कैसे आ गया, समझ में आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, उसने वैसे सही बताया पर आधा बताया। ये जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी इस पे, ये कहीं पे भी हो, ग्रेविटी उस पे कहाँ पे लगेगी, हमेशा नीचे की तरफ। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। अब तुम ही बताओ, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है, वो वर्टिकली जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पे आ गया है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है। अगर तुमने ग्राफ पढ़ा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसने एक्स एक्सिस में तो मूव किया है, बट उसने वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। और ग्रेविटी को वाई एक्सिस से मतलब है कि एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई से बेटा, वाई से मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, ये किस किस को समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बताओ, किस किस को समझ में आया, समझ में आ रहा है, नहीं आया। हाँ मेरे को ये बता बेटा कि डिस्प्लेसमेंट, देखो हमने 1D मोशन पढ़ा है, पर एक्चुअली लाइफ में जो भी मोशन होता है वो किस में होगा, 1D में, 2D में या 3D में, 3D में। क्योंकि रियल लाइफ में कितनी डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है, सब कुछ है। अब तुम अगर इसमें बात करो तो तुम बताओ मेरे को कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्या उसने वाई एक्सिस में कुछ भी कवर किया है,
तुमने ग्राफ पढ़ा होगा चैप्टर 4 में, तो वाई एक्सिस में यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे भी क्या ही होगा, 0 ही होगा ना। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से वापस आके नीचे आ गया है तो इसका वाई एक्सिस में यानी कि हाइट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। और ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल एक्सिस से मतलब रखती है, उसको इस वाली एक्सिस से कोई मतलब नहीं। तो वर्क डन कितना आना चाहिए, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। समझ में आ गया पक्का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब तुम बताओ कि अगर एक बैटरी की वजह से एक बल्ब जल रहा है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी का चेंज हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी बनाई तो जात नहीं सकती, तो कौन कौन सी एनर्जी का चेंज हुआ होगा। मैंने तुमको बताया था कि जो भी बैटरी होती हैं वो किससे चलती हैं। तुमने बैटरी देखी है, बैटरी जैसे तुम घर पे जाना तो अभी सेल देखना जो तुम्हारे रिमोट में लगा रहता है, रिमोट में जो सेल होता है उसमें देखना, उस पर लिखा होगा लिथियम आयन बैटरी, देखना कभी है लिथियम आयन बैटरी, हाँ ज़्यादातर तो लिखा रहता है। तो लिथियम आयन बैटरी में लिथियम क्या है, लिथियम एक मेटल है, और मेटल अगर है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। तो जो बैटरीज होती हैं वो किससे चलती हैं, केमिकल एनर्जी से। अब बैटरी केमिकल एनर्जी दे रही है, पर वो केमिकल एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर बल्ब जल रहा है तो बिजली तो उसमें आ गई, पर जो बिजली आई है वो लाइट में कन्वर्ट हो रही है, और लाइट साथ साथ किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट। इसीलिए जितने भी बल्ब होते हैं वो जब जले हुए होते हैं तो वो कैसे रहते हैं, गरम गरम। इसका आंसर यही है कि जो केमिकल एनर्जी है सबसे पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत है किसी को। क्वेश्चन नंबर 4, किस किस ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4, किस किस को पूछना है। तो हमने बेटा एक चीज पढ़ी है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हैं चेंज इन एनर्जी। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में कितने से चल रहा है, 5 से, फिर बाद में कितने से चल रहा है, 2 से। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। ये कितना हो गया, हाफ एम कितना दे रखा है 20, वी कितना दे रखा है फाइनल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, इससे कट गया 10 बार, ये इससे कट गया 10 बार। ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 250। सुबह सुबह दिमाग रख के आएगा कहीं पे। ये कितना आ गया, माइनस का 210 जूल। कोई दिक्कत है किसी को। अब एक बात बताओ कि माइनस में क्यों आ रहा है, हाँ माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम देखो कि शुरू में 5 से चल रहा था और बाद में 2 से चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ रखी इधर, और तुम देखो स्पीड अगर कम हुई है तो ब्रेक मारा होगा कहीं ना कहीं, और जब भी ब्रेक मारते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होता है वो कैसे लगते हैं, अपोजिट। इसीलिए माइनस में वर्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बुक में बेटा उसने सिर्फ वैल्यू पूछी है और अपन ने बिल्कुल साइन सहित निकाला है, ठीक है। अगर तुमने मेरे को सही वैल्यू बताई है तो हाँ, तो उसने सिर्फ वर्क डन पूछा है, ठीक है। 210 भी लिख देंगे तो वर्क डन की वैल्यू तो आई गई ना, प्लस और माइनस तो हम एक्स्ट्रा में बता रहे। किस किस को समझ में आई है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 किसको पूछना है, फिर से वही आएगा आंसर, सेम सवाल है। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो ग्रेविटी को कोई मतलब ही नहीं है, ग्रेविटी को बोलेगी कि मेरा वर्क कितना रहेगा, 0। कोई समस्या है क्या इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो समय के साथ कैसी होगी, कम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे 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 कम। क्यों हो रही है कम धीरे धीरे, नहीं वो तो ठीक है,
पर पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। और अगर h धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे हाइट कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। बट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जाएगा उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी और इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हमने याद करो वो पढ़ा था बॉल वाला, 5 मीटर से गिराया था तो टोटल सम कितना आ रहा था? बराबर आ रहा था। तो इसमें कोई एनर्जी का लॉ वायलेट हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। समझ में आ गई कि सबको ये बात? तो इसमें हम बोल देंगे कि कुछ वायलेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो बराबर से किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछना है किसी को? अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलेगी, साइकिल चल रही है, इसका मतलब उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आई है तो वो कहाँ से आई होगी? जब हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारी ये जो पैरों की मसल्स हैं वो मूव हो रही हैं, तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो साइकिल को चलाने में इस्तेमाल हो रही है, तो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई? और मसल्स में एनर्जी कहाँ से आएगी? सेल्स और टिश्यू के थ्रू आएगी। कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा थोड़ा वैसा ट्रिकी सा सवाल है। अगर हम किसी पत्थर को या फिर किसी दीवार को ऐसे पुश करते जाएं, बेटा वो पत्थर या दीवार मुझे लग रही है क्या कहीं से? उसको धक्का दे रही है। अगर हम किसी पत्थर को या दीवार को धक्का देंगे तो क्या वो हमसे हिल पाएगी? पत्थर अगर बड़ा है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा वाला। तो पत्थर अगर बड़ा है और या फिर दीवार की बात करें, तुम लाख कोशिश कर लो इस दीवार को धक्का देने की, वैसे तो ये बोर्ड है, इस दीवार को धक्का देने की, तो ये दीवार जो है वो क्या हिल पाएगी? पर क्या हम थक जाएंगे? तो हमारी जो एनर्जी है वो किधर गई ये हमको बताना है, क्योंकि इस पर कोई वर्क तो हुआ नहीं। सवाल समझ में आ रहा है? अगर ये दीवार हिली नहीं है तो इस पर कोई वर्क तो हुआ नहीं है, पर हमारी एनर्जी तो गई है, क्योंकि तुम नहीं तो करके देख लो। याद है वो कुर्सी वाला, 1 मिनट तक ही उठा पाए थे, भले ही उसका मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा था, पर क्या हमारी एनर्जी जा रही थी? तो अब हमको बताना है कि हमारी एनर्जी कहाँ गई अगर वर्क नहीं हुआ है तो। बताओ कहाँ गई? कोई है जो बताना? पसीने में चले जाएगी, और इसके अलावा जो हम अपनी मसल्स को मूव कर रहे हैं उसमें भी तो जाएगी। जैसे कि तुम देखो जिम में जाते हैं तो जिम जाके ऐसे ऐसे वो वाली देखी है तुमने, डिप्स लगाते हैं, तो डिप्स लगा रहे हैं तो उस समय, अरे वो वाली देखी होगी ना ऐसे करके, तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से जमीन को पुश ही तो कर रहे हैं। अब तुम बताओ कि उस समय क्या हमारी एनर्जी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ठीक है, तुम 10 लगा के देखो, तुमको पता पड़ जाएगी। तो जब हम सुनो जरा, जब हम डिप्स लगा रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे सामने वाली चीज़ मूव नहीं हो रही, तो हमारी जो एनर्जी है वो किस में जा रही है? पसीना आएगा हमको, हमारी बॉडी से हीट निकलेगी। जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है ना, तो वो क्या है? थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, बोलो आया ना? तो हमारी एनर्जी उसमें जा रही है। उसके अलावा हमारी एनर्जी जो है मसल्स के मूवमेंट में जा रही है। अगर अपन डिप्स लगा रहे हैं तो मसल मूव करेगी, और मसल हमने पढ़ा था कि हमेशा क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में वर्क होगा कि नहीं होगा? मसल का वर्क हो रहा है ना, तो हमारी एनर्जी वहाँ पर जा रही है। समझ में आ रहा है तुमको? चलो, समझ में आया? किस किस को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 किसको पूछना है? सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी दिस इज इन जूल्स। तो हमने पढ़ा था कि 250 यूनिट अगर बिल आता है तो 250 मतलब कितना हो गया? 250 यूनिट मतलब 250 किलो वॉट आवर। अब हमने पढ़ा था कि 1 किलो वॉट में कितना होता है? 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यही था, यही है ना? तो यहाँ पे किलो वॉट आवर को किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बोलो कोई दिक्कत है? इसका एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये कितना है? 25 का 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 150। 0 की 15 कैरी, 25 का 3 में 75, 15 कैरी 90, तो ये कितना आ गया? 900 इंटू 10 की पावर
6 और 900 को क्या लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6 यानी कि 10 की पावर 8 जूल। ये आंसर है। किसको किसको समझ में आया देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक 40 किलो के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर अगर रेस कर दिया गया है तो 40 किलो के ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा 40 इंटू 10। बेटा बात है नहीं, 40 इंटू 10 यानी कि फोर्स कितना हो गया 400 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो 400 इंटू 5 यानी कि 2000 जूल वर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। चलो अब इसको हम कर लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, इस सवाल को करने के लिए क्या हमको वेलोसिटी वगैरह निकालने की जरूरत है या डायरेक्ट कर सकते हैं? बताओ जल्दी से। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने किलो का है 40 किलो का, इसको अपन ने रेस कर दिया है और यहां से अपन यहां पे ले आए हैं और ये कितना है डिस्टेंस बेटा 5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाली हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये कितना आ गया 40 इंटू 10 इंटू 5 यानी कि 2000। इस वाले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? अब बेटा सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोल रहा है कि फाइंड करो उसकी काइनेटिक एनर्जी जब वो कहां पे आ जाएगा हाफ वे डाउन, यानी कि ये कितना रह जाएगा 2 पॉइंट। इसमें किसी कोई डाउट है? तो अगर ये 2.5 मीटर रह गया है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी बेटा? तो m यानी कि 40 इंटू जी यानी कि 10 इंटू 2 पॉइंट विच इज इक्वल टू 1000। इस वाली बात में कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे को ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करनी है तो मैं इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल के फाइंड करूं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कर लूं? दोनों से कर सकते हैं, पर हमको पता है कि इस समय ऑब्जेक्ट यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? यहां पे कितनी है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है रुका हुआ। अब हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है वो? तो यहां पे टोटल सम कितना आ रहा है 2000, तो यहां पे भी कितना आना चाहिए 2000। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आना चाहिए 2000। जैसे यहां पे ये कितना है 1000, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा? तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पे? समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आया है? किस किस को समझ में आया है? पक्का? अब अगर इसी सवाल में ये पूछा होता है कि जब ऑब्जेक्ट जमीन पे टच करने वाला है उसी समय पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो निकालने की जरूरत है कि डायरेक्ट बता सकते हैं कितनी होगी उस समय काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि जब जमीन पर टकराने वाला होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, क्योंकि हाइट कैसी हो चुकी खत्म, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो जमीन पर टकराते समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 2000 जूल। सवाल समझ में आया? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अच्छा सवाल है। तुम सोचो कि पेपर में 4 ऑप्शन का अगर ये सवाल आता है तो हम फटाफट से निकाल सकते हैं अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अगर तुमने गधों की तरह यू लिया, वी लिया, जी लगाया, ये किया वो किया, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी तुम हाफ mv² से निकालोगे तो वी निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वी निकालने के लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक्सीलरेशन बराबर 10 रखेंगे, u बराबर 0 रखेंगे, डिस्टेंस जो कितना आएगा 2.5, फिर वस्तु लगा के निकालेंगे। उसमें कितनी मेहनत है? बहुत है ना। और ये तरीका बहुत बढ़िया है। समझ में आ गया तुमको? तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? बेटा अगर कोई सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के अराउंड मूव कर रही है, तो जैसे कि ये सैटेलाइट है, अच्छा तुमको पता है कि जो मून है वो अर्थ की क्या है? सैटेलाइट है, पता है? तो अर्थ की सैटेलाइट है और जो मून है वो अर्थ की कैसी सैटेलाइट होती है? नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि वो कुदरत से अर्थ को मिली है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल सैटेलाइट। तो फिर आर्टिफिशियल कौन सी होती है? तो तुम देखो कि जो अपने मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सैटेलाइट की वजह से आ रहा है। जो अपने घरों में टीवी चल रही हैं वो किसकी वजह से चल रही है? सैटेलाइट। जो क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच या फिर जो भी चीज़ें तुम देखते हो लाइव आते हैं अपने घरों में,
तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं? सैटेलाइट की वजह से। मान लो जैसे कि मान लो इंदौर में मैच चल रहा है, तो इंदौर में चल रहा है तो वो कैमरा जो है वो इसको रिकॉर्ड करके कहाँ पे भेजेगा? तुम्हारे घर की टीवी पे डायरेक्ट थोड़ी ना भेजेगा, वो पहले सैटेलाइट पे भेजेगा, सैटेलाइट पे सिग्नल रिसीव होगा, सिग्नल फिर उससे तुम्हारे घर पे आएगा। तो ये सिग्नल गया, सिग्नल आया, तो इस वजह से क्या होता है कि जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करती रहती है। पॉइंट समझ में आया सैटेलाइट का? अब अपन बात करते हैं कि उस पर वर्क डन कितना है। तो अब सैटेलाइट नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, घूमना तो उसको अर्थ के अराउंड ही है। तो अगर मून की बात समझ में आ गई तो आर्टिफिशियल वाली समझ में आ जाएगी। अब हमको पता है कि ये जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं उसमें क्या होता है कि सेंटर की तरफ क्या लगता है? फोर्स, और वेलोसिटी यानी कि मूवमेंट किधर होता है? टेंजेंशियल। तो ये यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगा? फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आ गया तो वर्क डन कितना होना चाहिए? सिंपल है, समझ में आ गया तुमको? क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 तुम बताओ, क्या किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्स होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? क्या किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्स होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर वो फोर्स कैसे हो? बैलेंस्ड हो, तो वो ऑब्जेक्ट कभी हिलेगा ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो। बोलो कोई दिक्कत है? हमने पढ़ा था ना, बैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते। क्वेश्चन नंबर 13 सेम सवाल है। अपन कुर्सी जो मैंने पकड़ी थी, अगर तुम सिर पे रख लोगे, जितने भी बातें हैं ये सब एनर्जी जाएगी कहाँ पे जाएगी, ये सब सिंपल सी बात है। अब इसमें हमको बताने की दिक्कत नहीं है। वो अगर टायर्ड होगा तो क्यों टायर्ड होगा तुमको पता है ना, उसकी एनर्जी जो है वो लगातार खर्च हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रिकल हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। अब 1500 वॉट अगर वो रेटेड है तो बेटा एक चीज याद रख लो, ये जो रेटेड वगैरह वाली बात आती है ना वो प्रति घंटे के हिसाब से आती है। किसके हिसाब से आती है? यानी कि ये जो हीटर है वो 1 आवर में कितना खर्च कर देगा? 1 आवर में 1500 वॉट खर्च कर देगा। तो 10 आवर में कितने करेगा? 1500 इंटू 10 वॉट आवर। बोलो आया ना? और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा? किलो वाट आवर में। समझ में आ गई? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना आ गया? 15 किलो वाट। किस किस को समझ में आ गया? बड़ा ही सिंपल सा लल्लू लाल बता रहा हूँ। मैंने बताया ना, जितनी भी रेटेड होती हैं वो पर आवर के हिसाब से ही होती हैं। मैंने तुमको बताया था ना कि प्रति सेकंड के हिसाब से अगर आएगी तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। हम जो अपने जीवन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बिजली वाली, तो तुम बताओ कि प्रति सेकंड के हिसाब से तुम उनका हिसाब लगाना चाहोगी या प्रति घंटे के हिसाब से लगाओगी? जैसे एसी है, अगर अपने घर में एसी लगाए तो हम यही तो हिसाब लगाएंगे कि अगर दिन में हम 2 घंटे चलाते हैं तो 1 घंटे में कितनी बिजली फूकता है। अब मान लो दुकानदार बोले कि भाई साहब ये जो एसी है वो है ना प्रति सेकंड इतनी फूक देता है, तो कॉमन आदमी इतना हिसाब लगाने थोड़ी ना बैठेगा कि अगर 1 सेकंड में इतनी फूक रहा है तो 2 घंटे में कितनी फूकेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम तो लगा सकते हैं, पर तुम सोचो एक कॉमन आदमी है, जैसे कि अपने घर वालों की बात करो, वो इतना नहीं जानते कि एनर्जी क्या है या फिर ये सब क्या है, तो वो थोड़ा ना दिमाग लगाएंगे। प्रति घंटे की बोलोगे तो लगा लेंगे कि हाँ अगर 1 घंटे में मान लो 50 रुपये की बिजली फूक रहा है तो ठीक है भैया, दिन भर में 200, 300, 250 रुपये जितने भी लगेंगे झेल लेंगे हम। समझ में आ रही? तो इसीलिए ये जो रेटेड वाली चीज़ें होती हैं वो किस में रहती हैं? प्रति घंटे के हिसाब से। क्योंकि वॉट से किलोवाट आवर में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि कमर्शियल यूनिट निकाली जाएगी ना। तो अगर वो उसकी बात कर रहा है तो हम कमर्शियल यूनिट में आंसर लाएंगे, ठीक है। वॉट आवर में लाएंगे तो वो हमारे उतने काम की नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर लाना चाहिए। समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, अब ये एक बहुत अच्छा सवाल है? बॉब क्या होता है नहीं पता, पेंडुलम क्या होता है नहीं पता, वो देखा है ना ऐसे वाला, अब तुमको नींद आने लग रही है, अब तुम मेरे वश में आ गई हो। देखा है कि नहीं देखा? अरे आया ना, ऐसे ही करते हैं ना वो, अब तुम सो रही हो ऐसे ही करने लगते हैं वो। तो उसको बोलते हैं कि उसको जो ऐसे ऐसे जो चलता रहता है ना उसको बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल हिप्नोटाइज के अलावा भी किया जाता है। तो जैसे फिजिक्स में क्या है वो देख लो, जैसे कि एक पेंडुलम है, उसको ऐसे बांध दिया गया है
और यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको अपन ने यहाँ पे लेके आए, ऐसे ऊपर ले गए और यहाँ पे लेके आए और यहाँ से ऊपर ले आने के बाद छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे गया है, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है पक्का? क्या हो रहा है कि एक पेंडुलम है, उसको ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ पकड़ के छोड़ दिया, तो अगर छोड़ दिया तो बेटा ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे ही तो चलता रहेगा बार 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 बार। अब रियल लाइफ में अगर बात करेंगे तो रियल लाइफ में हमने पढ़ा था कि एनर्जी लूज हो जाती है, तो ये रियल लाइफ में क्या होगा कि अगर ये यहाँ जाएगा तो धीरे 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 करके एक जगह पे रुक जाएगा। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। बट अगर जो हम पढ़ते हैं उसकी बात करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो वो लगातार चलता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम देख लो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो चैप्टर है, ये जो फिगर दिख रहा है ना तुमको, ये अपने आप में आगे चल के तुम्हारे को एक चैप्टर में आएगा पूरा। समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो अगर इसकी बात करें बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ हमने इसको हाइट रेस कर दी है, हाँ या ना? कुछ हाइट रेस कर दी गई है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ गई है, पोटेंशियल। और अब हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आते आते ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे आते आते जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे आते आते पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस समय जो इसकी स्पीड होगी, यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ पे स्पीड है ही नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी किस में है, पोटेंशियल में, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो तुम बताओ कि जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, देखो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसकी स्पीड धीरे 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 धीरे, और ये घटते घटते किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे आते आते पूरी की पूरी एनर्जी वापस किस में चले गई, पोटेंशियल एनर्जी में, और इस समय स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। इस समय स्पीड कैसी है, मैक्सिमम। इस समय स्पीड कैसी है, जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है, समझ में आ रहा तुमको? कोई दिक्कत है? अब सवाल पढ़ते हैं, ये वर्क कैसे कर रहा है, पहले मैंने वो समझाया। अब सवाल करते हैं। तो उसने बोला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बतानी है। हाँ, तो सेम सवाल है। अब वही वाली बात है कि अगर रियल लाइफ की बात करेंगे बेटा, तो रियल लाइफ में एनर्जी लॉस किस तरफ होगी, कैसे होगी। अगर इस तरीके का हमने एक पेंडुलम ले लिया है, तो वो अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, तो रियल लाइफ में उसकी एनर्जी कहाँ पे जाएगी, साउंड में भी जा सकती है, पर मैक्सिमम एनर्जी किस में चली जाएगी, एयर के फ्रिक्शन को अपोज करने में। जैसे कि हम बॉल को रोल कर देते हैं, तो एक्चुअल केस में क्या बॉल कभी रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, पर रियल लाइफ में रुकती है, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक देती है। तो ऐसी पेंडुलम की भी एनर्जी कौन खर्च करवा रहा है, एयर से भी तो फ्रिक्शन लगता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे फ्रिक्शन में उसकी एनर्जी चली जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके अलावा यहाँ पे घिसाव होगा, यहाँ पे ये जो थ्रेड है वो यहाँ से बंधा हुआ है ना, अटका हुआ है, तो यहाँ पे भी एनर्जी लूज होगी। ठीक है, वो तुम फ्रिक्शन लिख दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको? तो आज के बाद जब 11th क्लास में इस तरीके का फिगर देखोगे तो डरना मत, इसमें बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 16। अगर एक ऑब्जेक्ट m मास का है और वो v की वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पर कौन सी एनर्जी है, बेटा बात नहीं। एक ऑब्जेक्ट m मास का है, v की वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पर कौन सी एनर्जी है, हाफ mv², और उसको रेस्ट पे लाना है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² से कहाँ पे लाना है, जीरो पे। तो वर्क डन कितना होना चाहिए, हाफ mv² के बराबर। समझ में आ रहा है पक्का? सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 17। अब तुम खुद से ही कर सकते हो, बस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। वो तुम करना जानते ही हो, मास पता है, वेलोसिटी मालूम है, हाफ mv² लगा के आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है। पहले वाले केस में वर्क डन जीरो, दूसरे वाले केस में वर्क डन पॉजिटिव, और तीसरे वाले केस में वर्क डन। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में सोनी मैडम क्या कह रही है, सोनी सेज दैट एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो इवन व्हेन। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 12 क्या चचेरे ममेरे भाई हैं कि नहीं है, हैंगे कि नहीं है? उसी सवाल को घुमा फिरा के कपड़े बदल के तुमसे पूछ लिया है कि नहीं? हाँ, और क्या किया है तुम बताओ? सेम सवाल है ना, उसका आंसर भी सेम है।
समझ में आ रहा है? पक्का? तो तुम पहचान गए हो कि तुम वही हो जिसको हमने पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 20, किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ 500 वॉट ईच। तो एक डिवाइस अगर 500 वॉट की है, एक डिवाइस कितने की है? 500 वॉट की। और ऐसी कितनी है? 4। तो 1 आवर में कितनी पावर खर्च होगी? 500 इंटू यानी कि 2000। और हमको वॉट से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? किलो वॉट से। तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 1000 करने के बाद 2 किलो वॉट आ जाएगा। तो ये कितने में आ रहा है? 1। और आपका जो क्या बोलते हैं 10 आवर में बताना, तो 2 इंटू यानी कि 20 किलो वॉट। अरे सिंपल है, इससे लुल्लू पुल्लू क्या ले लोगे? क्वेश्चन नंबर 21, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको जमीन पे गिरा दिया जाएगा तो वो जमीन पे गिरने के बाद रुक जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट बॉल नहीं है, बॉल होगी तो वो बाउंस कर जाएगी। पर सोचो कि अगर मैं एक सिंपल इस डस्टर को नीचे गिरा देता हूँ तो ये जमीन पे ही, तो इसकी जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किधर गई? किधर गई बताओ? जमीन में ट्रांसफर हो गई, साउंड में ट्रांसफर हो गई, और जहाँ पे वो टकराएगा वहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन की वजह से हीट वगैरह भी लगेगी तो वो हीट में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है? चलो, तो इस तरीके से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।